नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। प्रशांत किशोर की धमाकेदार जीत बांकेपुर में हुई है। एक उपचुनाव था। उपचुनाव की जीत का, हार का, चुनाव के नतीजे का इतना बड़ा चर्चा क्यों हो रही है? इतना बड़ा क्या विषय है चर्चा का? बांकेपुर, दतिया में भी विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस जीत गई। एक जगह और गुजरात में उपचुनाव हुआ, कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई। लेकिन बांकीपुर विधानसभा का इतना जिक्र क्यों हो रहा है? क्या रीजन है? बांकीपुर से क्या कोई नई राजनीति की आगाज हुआ है? आगाज तो हुआ है। और ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हाल में छात्र आंदोलन हुआ, जेनजी का एक बड़ा आंदोलन हुआ, और उन्होंने जिस तरीके से सरकार को झुकाया, सरकार किस तरीके से उनके सामने घुटनों पर आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे नैरेटिव को चेंज करने के लिए रात को 2 बजे उठ के या 12 बजे उठ के उन्होंने वीडियोस बनाए, माहौल बदलने की कोशिश की। लेकिन माहौल बदला नहीं, बल्कि इस नतीजे से लगा कि माहौल बदलने के बजाय बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता हुआ दिखा। ये सीट बहुत प्रेस्टिजियस थी, बीजेपी के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण ये सीट थी, क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मेरे बॉस हैं। तो प्रधानमंत्री के जो बॉस हैं नितिन नवीन, उनकी विधानसभा सीट, उन्होंने जो सीट छोड़ी थी, वो सीट अब उनके हाथ। उस सीट पर उपचुनाव हुआ और नितिन नवीन 2-3 दिन तक डेरा डाले रहे, वहां पर कैंपेन किया। मुख्यमंत्री ने वहां पर कैंपेन किया, मिनिस्टर्स ने वहां पर कैंपेन किया, लोकल लीडरशिप पूरी लगी रही, रविशंकर प्रसाद जैसे नेता भी वहां गए। तो सब लोगों ने वहां कैंपेन किया, लेकिन बीजेपी को मिली करारी शिकस्त। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है, कितना बड़ा झटका है कि पहला उपचुनाव उनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ और उसमें उनको हार मिल गई है। जो सीट पिछले 30 साल से, 3 दशक से वो जीतते आ रहे थे, कभी वो जीते, कभी उनके पिताजी जीते, उस सीट पर ये हाल हो गया। ये क्या हुआ? और जबकि पार्टी को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो जाहिर है पार्टी तो उनको ऊपर लेके गई है, बड़ी तरक्की दी है। तो पार्टी को सम्मान देने के बजाय लोगों ने उनको नकार दिया। ये क्या? तो ये पीएम के लिए झटका इसलिए है कि हाल में ये आंदोलन खत्म हुआ। आंदोलन में उन्होंने कहा कि भाई माफ करने की बात कही, स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाठीचार्ज किया था वो हम लोग जानते ही हैं। तो क्या ये स्टूडेंट्स पर जो लाठीचार्ज किया, पेपर लीक हुए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के इतनी हिला हवाली हुई, इतना लंबा वक्त बीत गया, ये तमाम इश्यूज जो थे, क्या इन तमाम इश्यूज के चलते लोग इतना ज्यादा नाराज थे कि उन्होंने प्रशांत किशोर को इस चुनाव में जिता दिया और बीजेपी को दे दी करारी शिकस्त? अब ये तो सब लोग जान रहे थे कि ये बड़ा प्रेस्टिजियस सीट है, बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खाली की है। लेकिन इस बीच जो डेवलपमेंट हुए, और ये पहला उपचुनाव था जो छात्रों के आंदोलन के बाद हुआ, लाठीचार्ज के बाद हुआ, पहला आंदोलन, उस आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव था। तो इस चुनाव में 3 में से 2 जगह बीजेपी को हार मिल रही है। दतिया में भी करीब 10,000 वोट से ज्यादा अंतर है जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बांकीपुर में तो है ही है। तो इतना बड़ा जो अंतर साफ तौर पर दिख रहा है, इसके पीछे का गणित क्या है, कहानी क्या है? क्या बीजेपी को आत्ममंथन करने की जरूरत कुछ ज्यादा ही पड़ गई है? क्या बीजेपी की स्थिति कमजोर होती दिख रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने नकारना शुरू कर दिया है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सही व्यक्ति नहीं है उस पद के लिए? सही नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ है, या फिर लोकल लीडरशिप फेल हो गई है? हाल में चुनाव में बीजेपी जीती थी, वहां पर नीतीश कुमार भी जीते थे। ये सब कारण में से क्या है? आखिर ये सब हुआ है तो इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, तात्कालिक कारण अगर कहा जाए तो वो तो दिख रहा है कि छात्र आंदोलन, जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, वो सब, स्टूडेंट्स के ऊपर पैलेट गन्स का उपयोग किया गया, सरकार ने ये सब बातें मानी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ खास कर दिया है जिससे बाजी पलट गई? और क्या जो
तेजस्वी यादव हैं या आरजेडी है, तेजस्वी यादव प्लस बीजे कांग्रेस पार्टी आरजेडी, क्या उनकी स्थिति कुछ ज्यादा खराब हो गई है और ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली चीज है कि अगर बीजेपी के सामने कंटेंडर के तौर पर आरजेडी नहीं रहेगी तो बीजेपी के लिए आसान होगा चुनाव में। और प्रशांत किशोर ठीक है पहला चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन क्या प्रशांत किशोर कभी इतना बड़ा पूरे माफ कीजिए पूरे प्रदेश में एक चुनौती बन जाए? क्या इस तरह का फिनोमिना प्रशांत किशोर है क्या? अब ये कई सारी बातें हैं जो आने वाले समय में धीरे धीरे जिन पर चर्चा की जाएगी, लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि प्रशांत किशोर की आमद तो अब राजनीति में हो गई है और बिहार ने उनकी आमद को स्वीकार कर लिया है। बिहार ने अब उनकी आमद की खनक को महसूस कर लिया है। तो आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर की चुनाव की राजनीति कैसी रहेगी, ये सब लोगों की इस पर नजर है और नजर बनी रहेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर के आने से बिहार की राजनीति में न केवल एक बदलाव आ गया है, और ये विधानसभा सीट उपचुनाव जो हुआ है केवल एक सीट का मात नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि जिस तरीके से उन्होंने जेन जी की इस आंदोलन को कमजोर करने की, खत्म करने की कोशिश की, जिन परिस्थितियों में इस्तीफा हुआ है, उसके बाद हुए इस चुनाव में आखिर बीजेपी को सफलता हासिल क्यों नहीं हुई? क्या ये नाराजगी पूरे देश में फैल गई है? क्या बीजेपी अब चाहकर भी इस नाराजगी को खत्म नहीं कर पाएगी? और क्या प्रशांत किशोर का केवल एक बुलबुला है जो एक चुनाव में जीत गए और उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा? ये तमाम सवाल हैं, ढेरों प्रश्न हैं जो हम लोग आते हुए देखेंगे। बीजेपी जो पहले से ही छात्र आंदोलन के बाद जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर के बैकफुट पर थी, बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही थी। स्टूडेंट्स पर जो लाठीचार्ज हुई है तो एक नैरेटिव घुमाया गया कि भाई गाली गलौज की गई, प्रधानमंत्री को गाली दी गई या उनके परिवार के सदस्यों को गाली दी गई। इस नैरेटिव को बनाया गया गोदी मीडिया में। फिर गोदी मीडिया ने जब इस नैरेटिव को बनाया तो एक लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। फिर प्रधानमंत्री एकदम रात को 12 बजे आए और उन्होंने कहा कि भैया हम तो सबको माफ कर दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया। तो ये कुल मिला के जो पूरा नैरेटिव था कि ये यही सेट करने के लिए था कि प्रधानमंत्री का दिल तो बहुत भैया दरिया दिल है और वो तो माफ कर देते हैं, बच्चे गलतियां कर देते हैं। क्या इस पूरे हिसाब किताब को डेवलप करने के लिए था, जो कि हमने देखा। दूसरा, उसके बाद से पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर ओपोजिशन लगातार सक्रिय है, मजबूत है और एग्रेसिवली अपने बातों को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही जो वोट चोरी या चंदा चोरी का मामला था, उस मामले को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी बहुत स्ट्रांगली उसको अपोज कर रही है और उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन के और जो किया था वो सब देख ही रहे हम लोग। ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। साथ ही साथ क्या ये एक बड़ा झटका है गोदी मीडिया के लिए, बैक टू बैक दूसरा झटका है। गोदी मीडिया जहां पूरा नैरेटिव चला रही थी कि भाई ये जो आंदोलन है स्टूडेंट्स का, ये कुछ नहीं है, ये आंदोलन बहुत हल्का फुल्का है और इसमें जो लोग शामिल हुए हैं वो लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जेन जी का एक बड़ा छोटा हिस्सा यहाँ पर है। इस तरह का नैरेटिव चलाया गया। इन लोगों को देशद्रोही बताया गया, इन लोगों को कोई पाकिस्तानी समर्थन, चीनी समर्थन, वो सब हमेशा जो इंटरनेशनल एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है बीजेपी की मदद से या बीजेपी की आईटी सेल जो काम करती है, गोदी मीडिया भी वही काम करता हुआ हम लोगों को कमोबेश दिखता है। तो गोदी मीडिया ने भी इसमें भी वही किया। लेकिन ये जो हार हो गई है, अब गोदी मीडिया क्या करे? गोदी मीडिया के लिए तो कुछ खास बचा नहीं है। अब वो इस हार को कैसे डिफेंड करेंगे या इस हार में से भी कैसे बीजेपी की जीत ढूंढ के ले आएंगे? गोदी मीडिया को तो इस काम के लिए हम लोग जानते हैं ना कि वहां पर किसी की भी जीत हो, किसी की भी हार हो, लेकिन अल्टीमेटली तो प्रधानमंत्री मोदी को वो बड़ा बनाने में कोशिश करते ही रहते हैं। तो क्या अब भी वैसा ही होगा? अब गोदी मीडिया के लिए जब एक बड़ा तमाचा लग गया है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, गोदी मीडिया को कानो कान खबर नहीं हुई, उसके बाद ये उपचुनाव हो गया है, तो जाहिर है जो क्रिटिक्स हैं वो लोग तो इस बात को जोड़ेंगे कि भाई जो आंदोलन हुआ उसका असर पड़ा, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सीट खाली की वो हार गए, तो बीजेपी के लिए खतरा है। लेकिन गोदी मीडिया किसी न किसी तरीके से इसको डिफेंड करने की कोशिश करेगा। चलिए, गोदी मीडिया अपना काम करेगा, उनको जो करना है वो करेगा। हमारी तरफ से इस वीडियो में केवल इतना ही। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।